सर्दी का मौसम था और गांव के चारों ओर धुंध फैली हुई थी। रघु लकड़हारा जो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, शाम को गांव में लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। अरे रघु, आजकल तुम बहुत कम लकड़ी लेकर आते हो। इससे तो कुछ भी नहीं बनता, तुम्हारे भी अच्छे पैसे नहीं बनते। इतनी कम लकड़ी लेकर आते हो तुम, ऐसे में मैं तुम्हें क्या ही पैसे दूं? ये तो ना के बराबर ही है। अरे भाई साहब, 3 दिन से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जंगल बंद पड़े हैं, ऐसे में सूखी लकड़ी भला कहाँ से मिलेगी? पूरा दिन मेहनत करने के बाद बस यही लकड़ियाँ मिलती हैं जो मैं आपके पास बेचने के लिए चला आता हूँ। अरे रघु, अगर तुमने अपने घर में चूल्हा जलाना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी और लकड़ियाँ भी लेकर आना पड़ेगा। अगर लकड़ियाँ होंगी तभी तो ग्राहक आएंगे, तभी तो पैसे मिलेंगे, वरना। खैर, तुम समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी 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 भाई साहब, मैं समझ गया। मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा और मैं किसी और जंगल में जाकर लकड़ियाँ ढूंढूंगा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं काफ़ी सारी लकड़ियाँ लेकर लौटूंगा। गांव के छोर पर एक टूटी झोंपड़ी में गरीब रघु और उसकी लुगाई गोमती रहते थे। गोमती फटी साड़ी में कांपती हुई चूल्हे के पास बैठी थी। ठंड पड़ने के कारण ऐसे में पूरा दिन आग जलाना मुश्किल था, क्योंकि उनके पास लकड़ियां नहीं थीं। रघु ने गोमती की तरफ देखा और बोला, अरे गोमती, ओढ़ ले ये पुरानी चादर। ठंड बहुत पड़ रही है बाहर, तू बीमार हो जाएगी। तेरी साड़ी का कपड़ा इतना पतला है कि इसमें तेरी ठंड नहीं रुकेगी। अरे तू ही रख ले रघु यह चादर। तू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाएगा, तुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं तो यहाँ चूल्हे के पास बैठी रहूँगी। चूल्हे के पास भला इतनी ठंड कहाँ लगती है? तू ले जा ये चादर। ना रे, मेरा बदन तो चलते फिरते गर्म हो जाता है, और देख तू कांप रही है। तू ओढ़ ले ये चादर। गोमती ने मुस्कुराते हुए चादर ओढ़ ली, मगर उसकी आंखें नम हो गई। रघु का उसके लिए प्यार देखकर उसका मन भर आया, क्योंकि रघु को उसकी कितनी चिंता थी। कब तक यूं ही चलेगा रघु? ठंड तो हर साल बढ़ती है और हमारे पास तन ढकने को सिर्फ एक ही चादर है। इतनी ठंड में तुम जंगल में जाकर पूरा दिन लकड़ियां काटते हो, लेकिन तुम्हारे पास भी तो चादर होनी जरूरी है। वैसे भी तुम जानते हो, तुम्हारी काटी हुई लकड़ियों को बेचकर ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। अगर तुम बीमार हो गए तो हमारा क्या होगा? अरे गोमती, बस इस बार थोड़ा काम बढ़ जाए और लकड़ी के दाम भी अच्छे लग जाएं, तो देख लेना, तेरे लिए नया कंबल लाऊंगा, वो भी लाल किनारी वाला। देखना, फिर तो सर्दी तेरे पास भी नहीं आएगी और ये ठंड छू मंतर करके चली जाएगी। गोमती, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी भी चूल्हा ठंडा नहीं होने दूंगा। अगली सुबह और भी ज़्यादा सर्द थी और हवा इतनी ज़्यादा तेज लगता था मानो हड्डियां तोड़ दे। रघु फिर से जंगल की ओर चला, हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी और कंधे पर बोरी। गांव के मोड़ पर उसका दोस्त हीरा मिला। अरे ओ रघुआ, कहाँ चला इस बर्फीली हवा में? क्या करे हीरा, पेट नहीं मानता। अगर लकड़ी ना लाया तो चूल्हा ठंडा रहेगा। अरे भाई सुनो तो, आज जंगल में पहरेदार घूम रहे हैं, अगर कोई पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मुसीबत तो घर में है हीरा, वो भी भूख की। ऐसे में जंगल का क्या डर?
अगर पेट भरना है तो ऐसी मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा हीरा। दोनों ने अपने सर पर मफरल बांध लिए और आगे बढ़े। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा ने झटके से उन दोनों का स्वागत किया। पेड़ों की डालियां बर्फ से झुकी थी। रघु ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी चलाई और लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करने लगा। पर तभी दूर से सीटी बजी। अरे कौन है इधर? कौन जंगल में लकड़ियां काट रहा है? अरे हीरा, लगता है किसी ने हमें लकड़ियां काटते हुए देख लिया। मुझे लगता है हम दोनों को अब ज्यादा समय जंगल में नहीं रुकना चाहिए। दोनों के दोनों वह आवाज सुनकर डर गए। उन्हें लगा कि शायद वे आज पकड़े जाएंगे। रघु ने देखा कि जंगल का चौकीदार लाठी लेकर उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तुम लोगों ने जीना हराम करके रखा है, कहने से भी नहीं मानते। अरे हीरा, भाग रे, पकड़े गए तो सब लकड़ी छिन जाएगी, घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। दोनों ने अपनी लकड़ियां और बोरी उठाई और झाड़ियों के बीच से भागे। दोनों की सांसें अटकने लगी, लेकिन किसी तरह दोनों गांव पहुंचे। हीरा हंसते हुए बोला, अरे रघुआ रे, आज तो बच गए, लेकिन आधी लकड़ियां छूट गई। अरे आज अगर चौकीदार के हाथ लग जाते, दोनों का पीट पीट के कचूबर निकाल देता। अरे हीरा, लकड़ियां छूट गई तो क्या हुआ, जान तो बच गई। मैं भी थोड़ी सी लकड़ियां ले आया हूँ, इनसे आज का चूल्हा तो जल ही जाएगा, कल की कल देखेंगे। अरे अगर उस चौकीदार के हाथ लग जाते तो दोनों के दोनों ही पिटते और ऊपर से जेल में डलवा देता, फिर सारी जिंदगी वहीं चक्की पीसते। चल अब घर चलते हैं। अरे सही कह रहे हो रघुआ, हमारी तो किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए। चलो खैर छोड़ो, अब कल देखेंगे। घर आकर रघु ने लकड़ियां उतारी। इस बार थोड़ी ही लकड़ियां ला पाया था। अरे गोमती, तुम सोच रही होगी कि आज मैं इतनी कम लकड़ियां क्यों लाया हूँ। क्या बताऊँ, आज तो जंगल का चौकीदार हमारे पीछे पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से भागकर जान बचाई है। क्या? लेकिन चौकीदार तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? तुमने ऐसा क्या किया था रघु? अरे गोमती, मुझे तो हीरा ने बताया कि जंगल काटने पर बैन लग गया है। जो भी कोई जंगल में जाकर लकड़ियां काटेगा उसे जेल हो जाएगी। बस इसी डर के मारे हम दोनों वहां से भाग निकले। रघु, अगर जंगल पर रोक लगा दी गई है तो अब हमारा क्या होगा? हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? और अगर हमारे घर में लकड़ियां नहीं आएंगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? अरे अरे गोमती, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तो चिंता काहे करती हो। मैं तुम्हारे लिए लकड़ियां लेकर ही आऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तू इस सब की चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा। चल तू चूल्हे में आग जला ले। गोमती ने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई। पूरी झोंपड़ी गर्मा गई। धुएं से झोंपड़ी भर गई, मगर जब गर्मी मिली तो जैसे शरीर में जान लौट आई। गोमती खुश होकर बोली, अरे रघु, अब तो हाथों में भी जान आ गई है। देखो, मैंने तवे पर तुम्हारे लिए रोटी डाल दी है, बस बनकर तैयार होने वाली है। फिर तुम रोटी खाना। बस थोड़ा सा धुआं हो गया है, लेकिन पूरी झोंपड़ी गर्म हो चुकी है। अरे रोटी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसकी खुशबू तो सर्दी को भी भगा दे। अरे गोमती, तुम्हारे हाथ से बनी गरम गरम रोटियां खाकर तो वैसे भी शरीर में जान आ जाती है और सर्दी तो दिखती भी नहीं है।
दोनों बैठे गरम गरम रोटियां और सब्जी खा रहे थे। तभी बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर रघु और गोमती दोनों अपनी झोंपड़ी से बाहर गए। दोनों ने झोंपड़ी से बाहर आकर देखा कि पड़ोस की मानी विधवा का बेटा ठंड से कांप रहा था। अरे मानी, तेरे लड़के को ठंड लग गई रे। तू इसको लेकर अंदर जा, वरना ये और बीमार हो जाएगा। देखो तो कैसे कांप रहा है। जल्दी से अंदर जाकर चूल्हा जला और इसको सेकने दे, फिर इसकी ठंड दूर हो जाएगी। गोमती, मेरे घर में आग नहीं है, सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। मैं इसे अकेला छोड़कर लकड़ियाँ लेने भी नहीं जा सकती। घर आकर गोमती ने लकड़ियों की तरफ देखा और अपने पति रघु से कहा, रघु, चलो ना, आधी लकड़ियाँ हम मानी को दे देते हैं। देखो तो उसका बेटा कैसे ठंड से कांप रहा था। रघु हिचकिचा कर बोला, अरे 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 गोमती, हमारे पास तो मुश्किल से 1 दिन की लकड़ियाँ हैं। अगर हम आधी लकड़ियाँ मानी को दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। रघु, पर उसकी हालत तो देख, ठंड में बच्चा मर जाएगा। हम दे देते हैं ना उसको आधी लकड़ियाँ। रघु ने बिना कुछ बोले लकड़ियों का आधा हिस्सा उठा लिया और मानी के घर की तरफ निकल पड़ा। वह लकड़ियां लेकर मानी के घर आया और उसने लाकर उसके चूल्हे के पास रख दी। घर वापस लौटकर वह गोमती से बोला, अरे गोमती, तेरी दया की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन अब कल को क्या जलाएंगे। तुम तो जानती हो, अब तो जंगल में पहरेदार घूम रहे हैं, लकड़ियां लाना वैसे भी बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में मैं कैसी लकड़ियां लेकर आऊंगा। अरे भूख से बड़ी ठंड नहीं होती है रघु, और ठंड से बड़ी इंसानियत नहीं। रात ढल गई और ठंड और भी ज़्यादा तेज हो गई। झोंपड़ी की दीवारों से हवा सीटी बजाती घुस रही थी। गोमती खांसने लगी, उसका बदन तप रहा था। उसे खांसता देखकर रघु घबरा गया। क्या हुआ रे गोमती, बुखार है क्या? इतनी जोर जोर से क्यों खांस रही हो? गोमती कांपते हुए बोली, थोड़ी ठंड लग गई है बस। तू चिंता मत कर रघु, तू आराम से सो जा। चादर बहुत पतली है ना, शायद इसमें अच्छे से गर्माहट नहीं आ रही, इस वजह से थोड़ी सी सर्दी लग गई है। अरे गोमती रे, चिंता कैसे नहीं होगी, तेरा शरीर तो बहुत ही ज़्यादा तप रहा है, लगता है तुझे बहुत तेज़ बुखार है। मुझे वैद्य के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो रात बहुत हो चुकी है। मैं सुबह होते ही वैद्य के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए दवाई लाऊंगा। रघु ने अपनी चादर उठाई और वो भी गोमती को ओढ़ा दी, जिससे कि उसे थोड़ी सी गर्माहट मिले। खुद रघु सारी रात ठंड में कांपता रहा, लेकिन गोमती से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं था। अरे रे, ये तो गोमती को अब भी बहुत तेज़ बुखार है, ऐसे में इसको नहीं देख सकता। मुझे तो हकीम के पास जाना ही पड़ेगा। जल्दी से जाता हूँ और इसके लिए दवाई लेकर आता हूँ। अरे रघु, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, बस थोड़ा सा बुखार है, कुछ ही देर में उतर जाएगा। रघु दौड़कर हकीम के पास गया। अरे हकीम चाचा, मेरी लुगाई को बहुत तेज बुखार हुआ है, एक बार चलकर देख लो ना, उसे सर्दी लग गई है। चाचा, उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है, सारी रात बुखार में निकल गई। दवा तो दे दूंगा बेटा, मगर दवाई की फीस 2 रुपये है,
देख लो अगर दे पाते हो। हकीम चाचा, लेकिन मेरे पास तो 1 ही रुपया है, देख लीजिए कुछ हो सकता है अगर। 1 रुपये में तो आधी दवा ही मिलेगी बेटा। ठीक है, तुम आधी दवा ले जाओ, वो जाकर अपनी पत्नी को दे दो। हकीम चाचा से दवा लेकर रघु घर आया। उसने वह दवा गोमती को दी, लेकिन गोमती के बुखार के कारण होंठ नीले पड़ चुके थे। रघु, तू परेशान मत हो, ये ठंड भी धीरे धीरे गुजर जाएगी। अरे रघु, एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना ही है, तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है। रघु की आंखों में आंसू थे। ना रे गोमती, तू ऐसी बातें ना कर। तेरे बिना ये झोंपड़ी सूनी हो जाएगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो सब कुछ तुझसे ही है। तीसरे दिन दोपहर को जब रघु लकड़ियाँ बेचने के लिए घर से निकला तो उसे रास्ते में सविता दीदी मिली। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। उसने रघु को रोका और कहा, अरे रघु, तो इतनी ठंड में भी लकड़ियाँ बेचने के लिए निकला है? ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में तो लकड़ियाँ ढंग से सूखती भी नहीं हैं, और तू इतनी मेहनत करता है। क्या करूँ दीदी, घर में लुगाई बीमार है, उसकी दवा के लिए पैसे भी तो जुटाने हैं। अगर घर पे बैठा रहूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? भूख और बीमारी के लिए क्या सर्दी क्या गर्मी, सब कुछ झेलना पड़ता है दीदी। अच्छा सुन रघु, स्कूल में ठंड के बचाव के लिए लकड़ियाँ चाहिए। अगर तू दे देगा तो मैं तुझे अच्छा दाम दे दूँगी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बच्चों को भी ज़रूरत है, और स्कूल में बच्चों का खाना बनाने सेकने के लिए लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर तू मेरे लिए लकड़ियाँ लाएगा तो तुझे गांव-गांव में घूमना भी नहीं पड़ेगा, और तुझसे सारी लकड़ियाँ मैं ही खरीद लूँगी। रघु खुश होकर बोला, अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत सारी लकड़ियाँ ला कर दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। आपको जितनी लकड़ियाँ चाहिए आप उतनी ले लीजिएगा। मुझे भी तो अपने घर में दवा लानी है, तो मेरा भी काम हो जाएगा। रघु ने दिन रात मेहनत करके बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की। उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ स्कूल में पहुँचा दी। यह देखकर स्कूल की शिक्षिका सविता देवी बहुत खुश हुई। उसने रघु को लकड़ियों के लिए 50 रुपये दिए। यह देखकर रघु भी बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसे अपनी काम के अच्छा दाम मिला था। शाम को रघु दवा, कंबल और थोड़ा गुड़ लेकर घर लौटा। उसे देखकर गोमती ने कहा, अरे रघु, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है, क्या हुआ? अरे गोमती, देखना क्या लाया हूँ तेरे लिए। वही लाल किनारी वाला कंबल जो मैंने तुझसे कहा था। अच्छा, वही जो तू हर साल कहता था, आज सच में ले आया। रघु ने गोमती को कंबल ओढ़ाया। गोमती ने आंखें बंद की, जैसे ठंड की जगह गर्माहट उतर आई हो। अरे रघु, तेरा ये कंबल तो बहुत गर्म है, इसने तो मेरी सारी ठंड भगा दी। कितना अच्छा कंबल है ये, लगता है अब मेरा बुखार भी उतर जाएगा। कुछ ही दिनों में गोमती की तबीयत संभल गई। वह फिर से अपने काम धंधों में लग गई। उसके गांव की औरतें भी कहती, अरे बहन, रघु और गोमती की जोड़ी तो मिट्टी और पानी की तरह है, कभी भी अलग नहीं हो सकती। दोनों को किसी की नज़र न लगे। अरे वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने गरीब मानी विधवा की बहुत मदद की है, उनको बहुत दुआएं लगेंगी।
रघु हर शाम घर लौटकर चूल्हे के पास बैठता। गोमती उसके लिए चाय बनाती और दोनों धुएं में बीते दिनों की बातें करते। अरे गोमती, इस बार बचत करेंगे। अगले साल ठंड आने से पहले ईंटों की दीवारें बनाएंगे, फिर हमें ठंड नहीं लगेगी, आराम से अपने घर में रहेंगे। अरे रघु, दीवार नहीं, पहले तू अपने लिए चप्पल ले। देख, तेरी चप्पल टूटी पड़ी है और हर बार तेरे पैर कट जाते हैं, तो इसलिए पहले तू चप्पल लेगा और काम बाद में। अरे तेरे पैर गरम रहे, मेरे लिए तो वही बहुत है। गोमती, मेरा क्या है, इन्हीं चप्पलों में कट जाएगा। सर्दियाँ खत्म हो गई, पेड़ों पर फिर से नई कोपलें आ गई, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। रघु की झोपड़ी अब भी वही थी, पर फर्क एक था। वह सिर्फ मिट्टी से नहीं, बल्कि प्यार और हिम्मत की दीवारों से बनी थी। रात को दोनों बातें कर रहे थे तो रघु ने गोमती से कहा, रे गोमती, सोचता हूँ कि ठंड चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर दिल में अपनापन हो तो सर्दी भी क्या ही बिगाड़ेगी। हाँ रघु, ठंड बाहर होती है, अंदर नहीं। दोनों मुस्कुराए। चूल्हे में उनकी परछाइयाँ थरथरा रही थी, जैसे खुद गर्मी बनकर सर्दी से लड़ रही हों। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।